ये हाजी मस्तान को सारी उम्र कभी तो जब करीम लाला का दौर था तो उसको करीम लाला के बंदों की ज़रूरत पड़ती थी। उनके थोड़ा रिटायर होने के साथ वर्दा राजन मुडलियार के पास बहुत ख़तरनाक गैंगस्टर थे, उनकी मदद की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद दाऊद का गैंग मजबूत हो गया तो हाजी मस्तान को दाऊद की मदद लेनी पड़ती थी। टाइगर मेमन और उसके जो बम ब्लास्ट का सबसे बड़ा एक्यूज़ है वो और उसके कुछ लोग वो सोना हाजी मस्तान के बिहाफ से लेके ज़वेरी बाज़ार में किसी को देने जा रहे थे, तो वो उनका सोना किसी एक दूसरे राइवल गैंग ने लूट लिया। अब हाजी मस्तान के पास अपने साधन नहीं थे कि वो उनका मुकाबला करे, लेकिन उसको थोड़ा बुरा लगा और वो अकेला चला गया उनके अड्डे पे कि आपने मेरा माल लूटा है तो वापस कर दीजिए। झगड़ा हुआ तो लोगों ने हाजी मस्तान को बहुत मारा और बहुत बुरी तरह मारा। इसका सर भी फाड़ दिया, मुंह पे खून, हाथ पे चोटें, बदन पे चोट, बुरी तरह इसको बेहोश करके फेंक के चले गए। तो जब इसको होश आई आधी रात में उठ के तो ये करीम लाला के घर के जाके दरवाजे खड़काए रात को 2 बजे। उनमें कुछ लड़के पठान भी थे, तो दूसरे दिन करीम लाला ने उस सबको समन किया, बुलाया अपने दरबार में। उनकी पटाई बटाई की पठान गैंग ने, उनका माल तो वापस दिलवा दिया हाजी मस्तान का, लेकिन हाजी मस्तान की तसल्ली नहीं हुई। उसको ऐसा लगा कि पठान गैंग ने इन लोगों की पिटाई बराबर नहीं की, क्योंकि वो भी पठान थे लड़के। तो उसने चुपके से कुछ लोगों से मिलके उसके कराची के जो स्मगलर थे, भट्टी ब्रदर्स, असलम भट्टी, मजीद भट्टी, उनके साथ बातचीत करके कराची से उसने 2 हायर्ड किलर मंगवाए और वो हायर्ड किलर एक छोटी बोट में बैठ के गुजरात के पानी से समुंदर के रास्ते होते होते उनको बड़े तरीके से वहाँ से गाड़ी से बस में बैठा के, ताकि किसी को खबर नहीं हो, उनको बॉम्बे लाया गया। तो उनको वो शख्स दिखाए गए चोरी छिपे जिन लोगों ने हाजी मस्तान पे कुछ दिन पहले, महीने पहले हमला किया था। और वो एरिया एक तरह से वो करीम लाला का एरिया था पूरा, उसके आदमी चारों तरफ उस एरिया में थे। तो पठान गैंग ने क्या किया, इन्होंने हाजी मस्तान को कुछ नहीं कहा और बंदों को कुछ नहीं कहा, इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। वो इतने तकड़े थे फिजिकली दोनों, वो पुलिस के हाथ से छूट के भाग के फिर पुलिस को गोली भी चलानी पड़ी। उसमें एक को इंजर्ड किया, पीछे भाग के दूसरे को पकड़ा, वो दोनों को पकड़ा, उनके हथियार पकड़े, उन पर केस चलाया। लेकिन उसमें हाजी मस्तान की बदनामी बहुत हुई। जो लोग सारी उम्र उसकी हेल्प करते आए थे, इतने सालों से उसको प्रोटेक्शन दे रहे थे, इतने सालों से उसके साथ दोस्ती निभा रहे थे, उनको ऐसा लगा कि हाजी मस्तान ने जो बाहर से आदमी मंगवा के अच्छा नहीं किया। इसमें उसकी अपनी बेइज्जती तो हुई, हमारी भी साथ में हुई। क्या हम इसके काबिल नहीं थे कि हम हाजी मस्तान को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते थे? तो दोस्तों, एक और मंगलवार और एक और मौका आपके साथ बातचीत करने का। बहुत अच्छा लगा जब पिछले मंगलवार के वीडियो के बाद बहुत से लोगों के कमेंट्स आए, उन्होंने अपने व्यू पॉइंट लोगों ने रखा और उसमें से काफ़ी रिक्वेस्ट हमें इस किस्म की आई थी कि आप मुंबई के अंडरवर्ल्ड के बारे में कुछ और हमें बताइए। हमने करीम लाला के बारे में बात की, कुछ दाऊद की बातें हुई, कुछ हाजी मोहम्मद अशरफ की बातें हुई, कुछ स्मगलर्स की बात हुई। तो लगा हमें कि क्योंकि हम ये प्रोग्राम आपके लिए ही बना रहे हैं, इसीलिए चैनल का नाम भी हमने बलजीत परमार फॉर यू रखा हुआ है और इसको सब्सक्राइब आपने करना है। और थोड़ा हमें महसूस हो रहा है कि जितने सब्सक्राइबर हम सोच रहे थे कि इतने हमें चाहिए या इतने होने चाहिए, उतनी गिनती में नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन अच्छा ये लग रहा है कि लोग बहुत बड़े समय के लिए, एक लंबे समय तक इन वीडियोस को सुनते हैं और उनके ऊपर ही बेस्ड उनके जो व्यू पॉइंट, हमें जो व्यूज़ हमें मिल रहे हैं वो उस पे हैं।
तो आप कोशिश कीजिए। हमारा काम आपको रिक्वेस्ट करने का है, करना आपके हाथ में है। और सब्सक्राइब का बटन दबाना बहुत आसान काम है, आप वो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप्स में। और कमेंट्स ज़रूर भेजिए ताकि आपके कमेंट्स पे बेस्ड हम अपना नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट होगा, वीडियो होगा, उस पे उन विषयों पे हम चर्चा कर सकें। खैर, आज बात करते हैं हाजी मस्तान की, जो हिंदुस्तान में एक स्मगलिंग के बादशाह भी उनको कहें तो कोई अतकथनी नहीं होगी। उनके पहले स्मगलर थे, उन्होंने नाम भी कमाया, लेकिन उतना नहीं जितना हाजी मस्तान ने अपना नाम का सिक्का जो है वो इस क्राइम की, जुर्म की, स्मगलिंग की दुनिया में जो उन्होंने सिक्का चलाया। उनके पहले एक हाजी मोहम्मद हुआ करते थे, केरला के, कासरगोड के। बहुत लंबे समय तक उन्होंने सोने की स्मगलिंग की मलाबार कोस्ट पे। उसके बाद एक दूसरे वलसाड़ के एक बहुत बड़े स्मगलर थे, सोकंदरान बकिया। उन्होंने बहुत सालों तक अपनी हुकूमत समुंदर में चलाई उन दिनों में। और उसके साथ ही एक और स्मगलर हुआ करते थे, शायद उनका नाम बहुत से लोगों ने नहीं सुना, क्योंकि वो सोना चांदी या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के स्मगलर नहीं थे। उनका नाम था मनु नारंग। वो जो हमारी जो हिंदू पुरानी प्राचीन मूर्तियाँ, पुराने प्राचीन गहने या रिलीजियस सिंबल्स जो अबेंडन मंदिरों में या खंडरों में कहीं मिलते थे, कुछ यहाँ तक कि पिलर्स बड़े बड़े जो थे, 10-12 फुट लंबे पिलर्स पुरानी इमारतों के, जिनके ऊपर चित्रकारी, मीनाकारी वगैरह हुआ होती थी, एचिंग हुआ होती थी, एनग्रेविंग हुई थी, क्राफ्टिंग हुई होती थी, उनकी स्मगलिंग किया करते थे मनु नारंग। बहुत बड़ा नाम था उस ज़माने में। उस स्मगलिंग में पकड़े भी गए, केस भी चले, बदनामी भी हुई, लेकिन पैसा बहुत कमाया उन्होंने। और अपने ज़िंदा रहने के समय तक वो और उनके परिवार ने बहुत बड़ी होटल चेन हिंदुस्तान भर में चलाई। लेकिन वो ज़्यादा पैसा उनका वो एंटीक स्मगलिंग से ही कमाया उन्होंने। खैर, उनके बाद अगर कोई नाम आया तो वो हाजी मस्तान का नाम आया, जो बहुत बड़े लेवल पे उभर के सामने आया। और हाजी मस्तान के आने तक, जैसे मैंने कहा कि मोहम्मद मलाबार कोस्ट, केरला, कर्नाटका, और उसके बाद सोकंदरान बखिया, गुजरात और गोवा, दमन, दीव, वो कोस्ट। और हाजी मस्तान के पास था पूरा मुंबई का, महाराष्ट्र का कोस्ट, मुंबई से लेके रत्नागिरी तक, जो गोवा का बॉर्डर है, गोवा महाराष्ट्र का, वहाँ तक इनकी ये एरियाज इन्होंने अपने अपने डिमार्केट किए हुए थे, बांट के रखे हुए थे। तो अनक्राउंड किंग जो स्मगलिंग का महाराष्ट्र कोस्ट पे जो था, वो हाजी मस्तान ही था। और कोई ऐसा अंडरवर्ल्ड का नामचीन बदमाश, क्रिमिनल ऐसा नहीं है जिसने अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दिनों में हाजी मस्तान के साथ स्मगलिंग का काम ना किया हो। उसमें एक ही सरदार जी का नाम आता था उस टाइम पे हाजी मस्तान के साथ, बख्शी सिंह उनका नाम था। होटल चलाते थे वो भी, बहुत बड़े बड़े, वर्ल्ड ड्रॉप होटल एक था। और उनका एक भाई भी था, बेबी सिंह। वो स्मगलिंग में नहीं था, लेकिन वो उसकी भी दहशत बहुत थी, क्योंकि वो लैंडिंग एजेंट्स को हैंडल किया करता था। तो बख्शी सिंह और हाजी मस्तान दोनों दाईं बाईं हाथ, दायां बायां हाथ थे अपने इस बड़े रैकेट का। तो हाजी मस्तान का एक ही बंगला था, अपनी प्रॉपर्टी। एक दूसरा इन्होंने ख़रीदा था अपनी, इनकी एक मशूका थी सोना करके, उसके लिए ख़रीदा था जुहू पे बंगला। लेकिन बख्शी सिंह ने बहुत प्रॉपर्टी बनाई थी, और वो उनके जिंदा जी वो स्मगलिंग के केसेस की चलते हुए वो सरकार ने फोरफिएट कर ली थी। और एक उनके होटल में, जो बहुत बड़ा होटल था कोलाबा में, वहाँ तो फिर बहुत साल DRI का ऑफिस चलता रहा, जो सीज किया हुआ था। दूसरे उनके एक होटल में ED का दफ्तर रहा, इनकम टैक्स के ऑफिस रहे। खैर,
तो ये बहुत बड़ा पैसे का एक कमाने का ज़रिया था स्मगलिंग उस ज़माने में। 18-20% मार्जिन ऑफ प्रॉफिट मिलता था। जो चीज़ 80 रुपये की खरीदते थे वो 100-125 की बिक जाती थी, तो उस प्रॉफिट मार्जिन से इनकी कमाई आती थी। और हर स्मगलर को स्मगलर बेसिकली बदमाश नहीं होता, वो कोई माफिया डॉन नहीं होता, वो गैंगस्टर नहीं होता। तो बहुत से लोगों को जो गलतफहमी रहती है कि हाजी मस्तान जो था वो डॉन था बॉम्बे का। हाजी मस्तान कभी डॉन नहीं था, बदमाश नहीं था। उसी तरह करीम लाला जो है था वो कभी स्मगलर नहीं था, वो प्योर डॉन था। तो लेकिन इनकी आपस में दोस्ती थी, बनती थी। तो स्मगलर को अपना सामान को बहुत कीमती होता था, वो सोना हो या चांदी हो या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, बाहर से मंगवा के जो ख़रीदार है उसके पास सेफ डिलीवरी देना, वो जो रास्ते में सेफ्टी होती है उसके लिए उनको मसल पावर चाहिए होती है कि अगर कोई खुदा ना खास्ता कहीं उनका माल लूट के भी ले गया तो उसकी रिकवरी कैसे करोगे। तो पुलिस के पास तो आप जा नहीं सकते क्योंकि कोई इलीगल बिजनेस है, और जाओगे तो वहाँ फिर खून खराबा होगा। तो उसके लिए हाजी मस्तान को सारी उम्र, कभी तो जब करीम लाला का दौर था तो उसको करीम लाला के बंदों की ज़रूरत पड़ती थी। उनके थोड़ा रिटायर होने के साथ वर्दा राजन मुडलियार के पास बहुत ख़तरनाक गैंगस्टर थे, उनकी मदद की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद दाऊद का गैंग मजबूत हो गया तो हाजी मस्तान को दाऊद की मदद लेनी पड़ती थी। और उसके साथ जो इंट्रा स्मगलर रावैलरीज हाजी मस्तान के समय पे दो स्मगलर और बहुत मशहूर थे जो गुजरात को उस पर काम करते थे, लल्लू जोगी और यूसुफ हीरो। उनका भी अपना बहुत बड़ा कारोबार था। तो पैसा कमाने के चक्कर में इनको जहाँ एक तरफ ऑर्गेनाइज क्राइम की मदद की, प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती थी, उसी तरह इनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती थी। बाकी स्मगलर क्योंकि बम्बई के बाहर से ऑपरेट करते थे, वो अपनी अपनी स्टेट में पॉलिटिशियन के साथ मिलकर काम करते थे। तो हाजी मस्तान ने जो महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन थे, पावरफुल पॉलिटिशियन जो कुछ सामने काम करते थे, कुछ पर्दे के पीछे से पॉलिटिक्स कंट्रोल करते थे, तो उनके साथ हाजी मस्तान ने काफ़ी अच्छा राब्ता बना के रखा हुआ था। इसी तरह कस्टम के बड़े ऑफिसर्स के साथ, इनकम टैक्स के बड़े ऑफिसर के साथ ये एक पूरी एक मिली भगत होती है। ये चौकड़ी तिकड़ी चौकड़ी इस तरह से ये मिल के सब काम करते। उसी समय हाजी मस्तान की एक कंसाइनमेंट जो आई सोने की, वो ज़वेरी बाज़ार पहुंचानी थी। मुंबई के जो सराफा बाज़ार बहुत बड़ा है हिंदुस्तान का, सब सोने का होलसेल का, हीरे और सोने चांदी का काम वही ज़वेरी बाज़ार से होता है। तो वो जो टाइगर मेमन और उसके जो बॉम्ब ब्लास्ट का सबसे बड़ा एक्यूज़्ड है, वो और उसके कुछ लोग वो सोना हाजी मस्तान के बिहाफ से लेके ज़वेरी बाज़ार में किसी को देने जा रहे थे। तो वो उनका सोना किसी एक दूसरे राइवल गैंग ने लूट लिया। अब हाजी मस्तान के पास अपने साधन नहीं थे कि वो उनका मुकाबला करे, लेकिन उसको थोड़ा बुरा लगा और वो अकेला चला गया उनके अड्डे पे कि आपने मेरा माल लूटा है तो वापस कर दीजिए। झगड़ा हुआ तो लोगों ने हाजी मस्तान को बहुत मारा और बहुत बुरी तरह मारा। इसका सर भी फाड़ दिया, मुंह पे खून, हाथ पे चोटें, बदन पे चोट, बुरी तरह इसको बेहोश करके फेंक के चले गए। तो जब इसको होश आई आधी रात में उठ के, तो ये करीम लाला के घर के जाके दरवाजे खड़काए रात को 2 बजे, और उसके बंदों ने खोला दरवाज़ा, देखा तो बोले, करीम लाला को बताया जाके कि हाजी साहब आए हैं, हाजी मस्तान, और बुरी तरह खून से लथपथ है और बहुत करा रहे हैं दर्द से। तो करीम लाला ने उठे रात को और उसको बुलाया ऊपर, अपने घर पे 2nd फ्लोर पे रहते थे। तो पूछा क्या हुआ, उसने बताया कि इन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया और मेरा माल भी इन्होंने लूट लिया। इन्होंने बोला ठीक है, अभी तो बहुत रात हो गई, आप जाइए, हम सुबह देखते हैं। उनमें कुछ लड़के पठान भी थे। तो दूसरे दिन करीम लाला ने उस सबको समन किया, बुलाया अपने दरबार में, उनकी पटाई बटाई की पठान गैंग ने। उनका माल तो वापस दिलवा दिया हाजी मस्तान का, लेकिन हाजी मस्तान की तसल्ली नहीं हुई।
उसको ऐसा लगा कि पठान गैंग ने इन लोगों की पिटाई बराबर नहीं की, क्योंकि वो भी पठान थे लड़के। तो उसको दिल में उसने उसके खुंदक रही है कि इसका बदला तो लिया जाना चाहिए, नहीं तो आज माल लूट रहा तो कल को फिर लूटेंगे। तो उसकी एग्जिस्टेंस का सवाल हो जाता है, उसके रेपुटेशन का भी सवाल होता है। तो उसने चुपके से कुछ लोगों से मिलके, उसके कराची के जो स्मगलर थे, भट्टी ब्रदर्स, असलम भट्टी, मजीद भट्टी, उनके साथ बातचीत करके कराची से उसने 2 हायर्ड किलर मंगवाए। और वो हायर्ड किलर एक छोटी बोट में बैठ के गुजरात के पानी से समुंदर के रास्ते होते होते उनको बड़े तरीके से वहाँ से गाड़ी से बस में बैठा के, ताकि किसी को खबर नहीं हो, उनको बॉम्बे लाया गया। तो उनको वो शख्स दिखाए गए चोरी छिपे, जिन लोगों ने हाजी मस्तान पे कुछ दिन पहले, महीने पहले हमला किया था। तो वो अब इनकी दुनिया तो छोटी सी होती है। बाईकला स्टेशन के सामने एक बियर डांस बार थी, यहाँ पे शराब भी मिलती थी और डांस वांस भी होता था। डांस बार नहीं थी, कोई म्यूज़िक बार, जहाँ पे मतलब लाइव म्यूज़िक चलता था। एक माइक पे कुछ लोग, लड़का लड़की हिंदी फिल्मी गाने गाते थे और लोग उनको पैसा देते थे। डांस बार थोड़ा बाद में आई है उसके। तो वो बार में से जो डांस, जो म्यूज़िक बार थी, उसमें इनको मालूम पड़ा कि वो लड़के वहाँ आके गाने बाने सुनते हैं। और वो एरिया एक तरह से वो करीम लाला का एरिया था पूरा, उसके आदमी चारों तरफ उस एरिया में थे। इनको खबर लग गई कि 2 अज्ञात, 2 अनजान आदमी जो पहले कभी नहीं देखते थे, और ऐसा भी लगता है कि उनके पास हथियार भी हैं, तो वो उस बार में फ्रीक्वेंट करते हैं जहाँ पे वो लोग भी आते जाते थे जिन्होंने हाजी मस्तान को मारा था, बुरी तरह पीटा था। तो इनको खबर लगी, तो इन्होंने बजाय इसके कि खुद उनसे बदला ले, इनको को मालूम नहीं था ना कौन है। कई बार ये भी शक होता था कहीं पुलिस वाले बेस बदल के नहीं बैठे हों। अगर बाहर से कोई लोग आए हैं जो बॉम्बे के नहीं हैं, तो उनके पीछे और भी होंगे। दिखाई तो 2 दे रहे हैं, हो सकता है 10 इधर उधर और भी खड़े हों कहीं। तो अगर हम डायरेक्ट एक्शन लेते हैं तो खून खराबा ज़्यादा होने का कारण हो सकता है। तो पठान गैंग ने क्या किया, इन्होंने हाजी मस्तान को कुछ नहीं कहा और बंदों को कुछ नहीं कहा, इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। एक शास्त्रबुद्धे साहब क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर थे और ऑफिसर थे, उनको अंदर खाते उन्होंने इन्फॉर्मेशन पहुंचा दिया कि ऐसे 2 संदिग्ध आदमी, सस्पेक्ट तो हटे कट्टे लेकिन देखने में मुंबई के बाहर से लगते हैं, वो इस बार में आते हैं 2-4 दिन के बाद, और पता नहीं किसके पीछे लगे। तो क्राइम ब्रांच ने अपना जाल बिछाया और नेक्स्ट टाइम जब वो आए तो उनको पकड़ा। वो इतने तकड़े थे फिजिकली दोनों, वो पुलिस के हाथ से छूट के भागे। भाग के फिर पुलिस को गोली भी चलानी पड़ी, उसमें एक को इंजर्ड किया, पीछे भाग के दूसरे को पकड़ा। वो दोनों को पकड़ा, उनके हथियार पकड़े, उन पर केस चलाया। तो क्योंकि उन्होंने वो क्राइम तो किया नहीं था, हथियार जरूर थे उनके पास, तो वो मालूम पड़ा कि वो कराची से हैं या पाकिस्तानी नेशनल्स हैं। तो उनको अल्टीमेटली थोड़ी बहुत सज़ा हुई और उनको डिपोर्ट कर दिया गया, ऑफिशियली पाकिस्तान के हवाले कर दिया उनको। तभी इतने हालात, रिलेशंस हमारे पाकिस्तान के साथ इतने बिगड़े हुए नहीं थे जितने आज हैं। तो क्रिमिनल्स का आदान प्रदान होता रहता था। तो ऐसे वो 2 आदमी जो आए थे, उनको बिना कुछ क्राइम करने के पहले ही मुंबई की पुलिस ने उनको दबोचा और उनको वापस भेजा। लेकिन उसमें हाजी मस्तान की बदनामी बहुत हुई। जो लोग सारी उम्र उसकी हेल्प करते आए थे, इतने सालों से उसको प्रोटेक्शन दे रहे थे, इतने सालों से उसके साथ दोस्ती निभा रहे थे, उनको ऐसा लगा कि हाजी मस्तान ने जो बाहर से आदमी मंगवा के अच्छा नहीं किया, इसमें उसकी अपनी बेइज्जती तो हुई, हमारी भी साथ में हुई। क्या हम इसके काबिल नहीं थे कि हम हाजी मस्तान को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते थे? तो उससे हाजी मस्तान का रुतबा और उसका थोड़ा स्मगलिंग के रैकेट में उसका थोड़ा बदनामी हुई, और वहाँ से ही हाजी मस्तान का स्लोली डाउनफॉल भी शुरू हुआ। उसके बाद इमरजेंसी के टाइम पे हाजी मस्तान को पकड़ के मीसा के नीचे अरेस्ट भी किया गया, जेल में था, 1 साल के ऊपर जेल में रह के आया। उसके बाद जो जयप्रकाश की मूवमेंट चली,
उसके बाद उसने जो कस्में खिलाई थी लोगों को कि आप बुरे काम छोड़ के सब आप अच्छे काम कीजिए, उस चक्कर में हाजी मस्तान ने भी स्मगलिंग छोड़ने का ऐलान कर दिया। ऐलान करके उसने स्मगलिंग छोड़ भी दी, लेकिन जो पुराने केस चलते थे वो काफ़ी साल तक चलते रहे। मुझे याद है एक बार DRI के कंस्ट्रक्शन हाउस बिल्डिंग के ऑफिस में मैं एक GS नारंग एंटी स्मगलिंग के इंचार्ज हुआ करते थे, सरदार जी थे मेरे, क्लास फेलो हुई थे एक हिसाब से, तो IRS करके आए थे गुरजोत सिंह नारंग। मैं उनको मिलने गया एक दिन, तो उनके कैबिन के बाहर मैंने देखा हाजी मस्तान तो बैठा है, एक मैंने पहचान लिया, 2 आदमी और साथ में बैठे थे बेंच के ऊपर, कुर्सी नहीं, टेबल नहीं, कुछ नहीं, जो उनकी कैबिन के बाहर का लंबा सा बेंच जैसा अक्सर हॉस्पिटल में जहाँ सराह वगैरह में होता है, जिसके पीछे कमर लगाने का नहीं होता, खाली लंबा सा बेंच ही होता है बस, उसमें 3 आदमी बैठे और हाजी मस्तान अपनी वो टिपिकल टोपी लेके उसमें वाइट सफारी सूट पहन के बैठे हुए। मैंने अंदर जाके पूछा नारंग को, मैंने गुरजोत ये लोग कौन हैं? एक तो हाजी मस्तान, दूसरे उनमें से एक यूसुफ पटेल था और एक जॉन दाढ़ी था। वो जॉन दाढ़ी पहले नेवी में काम करता था, इंडियन नेवी में डाइवर था, अच्छा सेलर था बढ़िया। उसके बाद कहीं वो नौकरी छोड़ के तो स्मगलर बन गया, क्योंकि समुद्र के रास्तों का उसको अच्छी तरह पता था, नेवी का आदमी था तो समुद्री रास्ते सब मालूम थे उसको, और उसको ये भी मालूम था कि इंडियन नेवी के शिप्स की मूवमेंट्स कैसे होती है, जो समुद्र में निगरानी नेवी कैसे रखती है, तो उसका फ़ायदा उठा के वो लैंडिंग करने लग गया था। बाद में वो भी सुधर गया और उसने छोड़ चढ़ा के कस्टम वालों के कहने पे स्मगलिंग छोड़ के उसने कोरियर कंपनी एक बनाई। खैर, तो हाजी मस्तान का वो जो डाउनफॉल हुआ वहाँ से स्मगलिंग के धंधे में, तो हाजी मस्तान पॉलिटिशियन बन गया। उसने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, दलित मजदूर मोर्चा, दलित मजदूर साझा मोर्चा समथिंग। तो उसके तहत उसने जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज थे, डोगरी, नागपाड़ा, मोहम्मद अली रोड और उस एरियाज में उसने एंटी ड्रग मूवमेंट चलाई। उसमें इसने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को साथ में लिया, फिल्म इंडस्ट्री में जान पहचान थी उसकी। तो एक मस्तान तालाब है नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के सामने, उसका हाजी मस्तान से लेना देना नहीं है, शुरू से उसका नाम ही मस्तान तालाब पड़ा है, लेकिन वो एक ज़माने में तालाब था, उसके बाद वो ज़मीन भर के उसको ग्राउंड बना दिया गया था, तो वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में था। तो वहाँ पे इसने पब्लिक मीटिंग लेना शुरू किया। उसमें अमजद खान, एक डॉक्टर यूसुफ मर्चेंट हुआ करते थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे, और उसमें नम्रता शिरोडकर, पता नहीं ऐसी फिल्मों की कुछ हीरोइंस वगैरह बुला के 2-3 मीटिंग में मुझे भी बुलाया, क्योंकि मुझे जानता था। तो मैं भी वहाँ भाषण दे के आया था लोगों में कि आप ड्रग का इस्तेमाल मत कीजिए। तो 10-11 मीटिंग्स हमने डिफरेंट एरियाज़ में किए, उसका इम्पैक्ट भी हुआ। लेकिन बाद में मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाजी मस्तान का मकसद इतना लोगों को ड्रग से दूर रखना नहीं है, जितना इसकी अपनी पॉलिटिकल एक इसको लालच है कि मैं कुछ कोई पॉलिटिक्स में आ गया हूँ। लेकिन वो पहली इलेक्शन में जो उन्होंने कॉरपोरेटर के लिए कैंडिडेट खड़े किए वो सब हार गए। दलित मजदूर सुरक्षा संघ, अभी याद आ गया मुझे नाम, दलित मजदूर सुरक्षा संघ नाम रखा उसका। तो वो अल्टीमेटली जो आउटफिट थी वो ख़त्म हो गई इनकी, हाजी मस्तान का देहांत हो गया। लेकिन जो काम उसने जिस काम से उसका डाउनफॉल शुरू हुआ था, हायर्ड किलर जिसको हम आज बोलते हैं, उसके बाद में अंडरवर्ल्ड में जितना हायर्ड किलर्स का काम बढ़ा, उसके दाऊद ने कभी अपने आदमी नहीं रखे मारने वाले, वो आउटसोर्सिंग कर देता था, जिसको मरवाना है बाहर से आदमी हायर करो, भाड़े पे लो, आउटसोर्सिंग जिसको बोल देते हैं हम। तो वो जो हायर किलर मंगवाने का जो कंसेप्ट था अंडरवर्ल्ड में, वो सबसे पहले हाजी मस्तान ने शुरू किया था। तो इस किस्म के किस्से कहानियाँ लेके हम अगले मंगलवार फिर आपके पास आएंगे।
तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए और बलजीत परमार फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसको शेयर भी कीजिए और अपने व्यूज़ हमें ज़रूर दीजिए। आप हमें लिख के भी भेज सकते हैं और या आप अपने दोस्तों के थ्रू अपने सर्कल में उनका बातचीत फैलाइए करिए और उनका जो आपके दोस्तों के हमें मैसेज आएंगे उनके व्यूज़ को हम सामने रख के आने वाले दिनों में आपकी बातों का जवाब ज़रूर देंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया।